हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कूलॉम्स लॉ की, यानी कूलॉम के नियम की। तो आप लगाएंगे हेडिंग कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम, ठीक है। कूलॉम का नियम कूलॉम्स लॉ, ठीक है। कूलॉम का नियम यानी कि कूलॉम्स लॉ डालेंगे हेडिंग आज की। ये होता क्या समझेंगे पहले। कूलॉम्स लॉ, ठीक है। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। अगर दो आवेश, समझो पहले, यदि दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हों, यदि दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हों, तो कूलॉम का नियम क्या होता है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है। ये दो आवेश हैं, अगर ये प्लस प्लस होंगे यानी पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसमें प्रतिकर्षण होगा। अगर ये दोनों निगेटिव होंगे तब भी इसमें प्रतिकर्षण होगा। निगेटिव होंगे दोनों तब भी प्रतिकर्षण होगा। और अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा तो आकर्षण होगा। तो कूलॉम का नियम कहता क्या है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों, ध्यान सुन लो, कूलॉम के नियम के अनुसार किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलॉम का नियम है, ठीक है। बात समझ में आई। यानी दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलॉम का नियम है। तो लिखेंगे कूलॉम के नियम के अनुसार, कूलॉम के नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो आवेशों बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है कूलॉम का नियम जी। डिफिनीशन है ये, किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलॉम के नियम की
डिफिनीशन हो गई, परिभाषा हो गई। ठीक है जी। अब देखो, अब अगर इसका इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला बनाएं, यानी पहली लाइन में क्या कहा, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब F समानुपाती होगा किसके, Q1 Q2 के। इक्वेशन नंबर 1, समझ में बात आई। और दूसरी लाइन में कहा इसने कि जो F है बल, वो व्युत्क्रमानुपाती है 1/r² के, मतलब उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है जी, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, अगर समीकरण 1 व 2 को मिलाएं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मिलाएं तो क्या बनेगा, तो कहेंगे आप, यहां से बात निकल के आएगी कि F समानुपाती होता है Q1 Q2 अपॉन r² के। ठीक है, F समानुपाती होता है Q1 Q2 अपॉन r² के। अब ध्यान देना, अगर आप यहां से समानुपात का अगर निशान हटाएंगे तो F बराबर 1 के कांस्टेंट आएगा, के Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, अब जो है के की वैल्यू, के क्या है, स्थिर वैद्युत नियतांक है। क्या है के, जहां के क्या है, तो कहो के बराबर है स्थिर वैद्युत नियतांक होता है। क्या होता है, स्थिर वैद्युत नियतांक होता है। और अब ये जो के है, इसका मान वायु या निर्वात के लिए, किसका मान, इसका मान वायु या निर्वात के लिए क्या होता है, तो कहोगे हाँ, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए के का मान होता है 1/4πε0, 1/4πε0 होता है। इसको पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट, 1/4πε0, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ ध्यान देंगे, 9 × 10⁹ और इसका अगर मात्रक निकाले हम लोग तो क्या आएगा, तो कहोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। देखो, मात्रक नहीं याद तो परेशान नहीं होना है, हमें भी सही बात नहीं याद था, हमने भी यही फार्मूले बना लिया है। ठीक है, देखो मात्रक सबका याद नहीं होता है, कुछ मात्रक फार्मूले देखकर ही बनेंगे। जैसे देखो, यहाँ हमें के का मान निकालना मात्रक, ठीक है, तो हमने क्या किया, कहा ये F न्यूटन है, बल क्या है, बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इधर लाए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर गुणन हो गया, आवेश का कूलाम स्क्वायर, इसको नीचे ला दिए, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, के का मात्रक निकल गया, है ना। तो ऐसे निकालते हैं मात्रक, यहाँ से याद हो ठीक है, नहीं याद तो इसे बना लिया करो भाई, तो सारे मात्रक याद भी नहीं होंगे, सही बात है भी है। ठीक है, नोट कर लो ध्यान से यहाँ तक। तो यहां तक बात समझ में आ गई, सब लोग नोट कर लो, अगर कोई समस्या किसी को तो बता सकता है। लिख लिए भाई,
मिटाएं इसको। अब देखो इतना समझ लो एक बार फिर से, हमने कूलाम का नियम क्या है, तो कूलाम का नियम कब काम करेगा, जब दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हों। अब आवेश कैसे हो सकते हैं, प्लस प्लस हो सकते हैं, माइनस माइनस हो सकते हैं, या प्लस माइनस एक हो सकता है। तो हमने कहा अगर दो आवेश Q1 Q2 और उनके बीच की दूरी r है, तो कूलाम का नियम कहता है, कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इनके बीच कार्य करने वाला जो बल है इनके आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। दोनों को मिलाएंगे तो यह समानुपात Q1 Q2 बाई r स्क्वायर आएगा, और समानुपात का निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट है के, जिसको कहते हैं स्थिर वैद्युत नियतांक। वायु या निर्वात के लिए के का मान 1/4π/0 होता है, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होती है। ठीक है, अब जो है इप्सिलॉन नॉट क्या है, तो कहेंगे निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या है, इप्सिलॉन नॉट क्या है, तो कहेंगे निर्वात की विद्युतशीलता। इतना लिख लिए जी। अब देखो आगे आप इसके, अब समझेंगे। इप्सिलॉन नॉट क्या है, तो कहेंगे इप्सिलॉन नॉट जो होता है इसको पढ़ेंगे इप्सिलॉन नॉट क्या बोलते हैं, इप्सिलॉन नॉट है ना। इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 और कहोगे कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रहेगा 8.85 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है। मतलब प्रॉपर्टी है किसकी, मीडियम की, मटेरियल की। अगर निर्वात है तो इसकी वैल्यू ये होती है 8.85 10⁻, क्या होगा, -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब मान लो निर्वात के अतिरिक्त अगर और कोई माध्यम है तो, ठीक है ना, माध्यम निर्वात के अतिरिक्त और कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर यदि निर्वात के अतिरिक्त अन्य कोई माध्यम हो, जैसे हम कह देते हैं जैसे कांच हो गया, मोम हो गया, है ना, कांच हो गया, मोम हो गया, जल हो गया, है ना, आदि, तो इसकी वैल्यू सबकी अलग अलग होगी। अब देखो अगर धातु है कोई, धातु के लिए अब देखो, अब यहां पे ध्यान देना, यहां पे जब k की मान 1/4π/0 लिखा हमने, तो यहां पे हम देखो k नहीं लिखे, एक k और एक्स्ट्रा आएगा, विद्युतशीलता जिसे कहते हैं हम लोग, पदार्थ की विद्युतशीलता। वायु के लिए k का मान यहां 1 होता है। ठीक है, यहां जो है, जो हमने यहां लिखा 1/4π/0 इंटू k, तो इस k को क्या कहते हैं, पदार्थ की विद्युतशीलता। ये जो है वायु के लिए इसका मान 1 होता है। ठीक है, वायु के लिए
इसका मान क्या होता है 1 होता है। अन्य सभी पदार्थ के लिए इसका मान ज़्यादा होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे धातु के लिए K का मान जो है क्या होता है अनंत होता है। किसके लिए धातु के लिए, ठीक है। धातु के लिए इसका मान क्या होगा अनंत। जल के लिए क्या होता है तो कहोगे जल के लिए 81 होता है 81। क्या होता है 81। ये कौन सा K है तो कहोगे जब आप इस K की वैल्यू परावैद्युतांक वाले K की वैल्यू हटाओगे तो एक आएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू K, इप्सिलॉन नॉट नहीं इप्सिलॉन इंटू K। अब ये अगर वायु नहीं है तो माध्यम का परावैद्युतांक इप्सिलॉन लिखते हैं। इप्सिलॉन किसका तो इप्सिलॉन m लिख दे रहे हैं जिस मीडियम का है। मान लो मोम है तो यहाँ इप्सिलॉन मोम का होगा, जल है तो इप्सिलॉन वाटर का होगा, है ना। तो इसकी वैल्यू जो पूरे की होती है वो अलग होगी यहाँ पे। बात समझ रहे हो। तो ये बात हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पे K यानी कि अगर वाटर है जल का मान 81 यहाँ रखना पड़ेगा। फिर ये सवाल में आपको दिया रहेगा माध्यम है क्या। अगर कुछ नहीं दिया तो हम निर्वात मान के काम चलाएंगे न्यूमेरिकल में। और अगर कोई माध्यम है स्पेशली तो हमें सवाल में मेंशन किया रहेगा, दिया रहेगा, ठीक है। परेशान होने की बात नहीं है। अगर कोई अन्य माध्यम है आपके सिलेबस में तो किताब में वो आपको साफ साफ दिया रहेगा कि इसका जल है, जल का परावैद्युतांक इतना होता है। क्या क्या जल का परावैद्युतांक इतना होता है आपको दिया रहेगा, ठीक है ना। तो क्या क्या है परावैद्युतांक है, सॉरी यहाँ K क्या है पदार्थ का विद्युतशीलता कह दो या पदार्थ का परावैद्युतांक कह दो। क्या कह दो पदार्थ का परावैद्युतांक। बात समझ रहे हो। पदार्थ का परावैद्युतांक आपको वहां दिया रहेगा, ठीक है। तो हम धातु का बता दिए इनफाइनाइट होता है और जल का कितना होता है 81 होता है। आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है। और मोम का जो है 10 होता है। कितना मोम का 10। वैसे न्यूमेरिकल में आपको दिया रहेगा मोम के लिए K का मान क्या होता है तो कहेंगे 10 होता है। परेशान नहीं होना है, आपको न्यूमेरिकल में इन सब की वैल्यू दी रहेगी। अगर कोई माध्यम है तो पार्टिकुलर आपको दिया रहेगा वहां पे। नोट कर लिए जी। बात समझ में आई भाई। तो अगर कोई माध्यम है अदरवाइज तो क्या होगा दिया होगा, कोई टेंशन की बात इसमें नहीं है। तो हमने कहा धातु के लिए अनंत होता है K का मान, जल के लिए 81 होता है, मोम के लिए 10 होता है। हाँ, और ये वैल्यू जो है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट तो होगी सब में, है ना, इतनी रहेगी। उसके बाद K अलग से जुड़ाएगा। अगर निर्वात होगा तो इप्सिलॉन नॉट K 1 हो जाता है तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट केवल बचता है। अदरवाइज उसकी वैल्यू वहां पे मेंशन होगी सवाल में, टेंशन की बात नहीं। ये क्या हो गया कूलाम का नियम हो गया। यहां तक क्लियर है जी। किसी कोई समस्या है। अब देखो लिखोगे आप, अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम कूलाम के नियम। अच्छा बताओ ये कूलाम का नियम किसके जैसा है। हाँ बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण बल के जैसा है। तो डालेंगे अगला हेडिंग कूलाम के नियम और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना करेंगे। यानी कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना डालें हेडिंग। तो लिखेंगे कूलाम बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल, कूलाम बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। कूलाम बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना, ठीक है। कंपैरिजन करेंगे किसमें कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल। इधर लिख लेते हैं कूलाम बल, इधर लिख लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल
अब देखो बात को समझो। सबसे पहले कूलाम बल का सूत्र होता है, अभी पढ़े, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और गुरुत्वाकर्षण बल होता है F बराबर G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। अगर इसका डायग्राम की बात करें तो इसके डायग्राम में क्या है, दो आवेश होते हैं, एक Q1 एक Q2, उनके बीच की कुछ दूरी होती है, मान लेते हैं R है, ठीक है। इसमें बात करें तो इसमें दो द्रव्यमान होते हैं, एक M1 द्रव्यमान एक M2 द्रव्यमान, और इनके बीच की दूरी भी कुछ है, R मान लेते हैं, ठीक है। इसमें K का मान जो होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन। अब इप्सिलॉन नॉट हम मान लो लिख दे रहे हैं, किसके लिए, निर्वात के लिए, ठीक है ना। या इप्सिलॉन केवल लिख दो, इप्सिलॉन हमने लिख दिया K, ठीक है, इप्सिलॉन नॉट K। अब K कोई भी मीडियम हो सकता है हमारा, ठीक है ना। K क्या है, कोई भी मीडियम हो सकता है यहाँ पे। अब ये माध्यम पे निर्भर करता है ये K का मान, कौन, कूलाम नियम। लेकिन अगर यहाँ बात करें G की, तो G की वैल्यू क्या होती है, तो कहोगे G होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू निर्वात के लिए बात करें, वायु या निर्वात के लिए, वायु के लिए, है ना, वायु या निर्वात के लिए तो यहाँ पे भाई होगा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है। किसके लिए, वायु या निर्वात के लिए K की वैल्यू होती है। ये माध्यम, देखो ये क्या हो गया, दोनों में तुलना हो गई, तनी बात पहले लिखो। अब दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, इसको अलग से समझते हैं, ठीक है ना। देखो पहले सूत्र हो गया, ये होता है इसमें ये होता है, इसको 11 में पढ़ के हमारे 9 भी पढ़े थे। अभी हमने कहा इसका जो फिगर होता है कुछ ऐसा बनता है, इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। इसमें K की वैल्यू ये लगभग होती है, इसमें K की वैल्यू ये होती है। सारी बातें यहाँ फिक्स है, नोट कर लिए तक। अब इसमें हम समझेंगे दोनों में समानताएं क्या हैं, ठीक है, दोनों में समानताएं क्या हैं। नोट हो गया जी, बात क्लियर है यहां तक की, मिटा लिया जाए। अब देखो हेडिंग यही चल रही है हमारी, कूलाम बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना कर रहे हैं। तो तुलना में एक पॉइंट हमने देखा फार्मूले का पॉइंट, और उसकी कांस्टेंट का पॉइंट देख लिया हमने। दूसरा पॉइंट देखेंगे बच्चे समानता का, हम क्या समानताएं हैं, समानताएं डालेंगे हेडिंग समानताएं। इसमें क्या सिमिलरिटीज हैं, है ना, क्या है सिमिलरिटीज, क्या समानताएं हैं। तो पहला पॉइंट डालेंगे समानता में। देखो पहला पॉइंट ये है कि दोनों ही नियम में, देखो ध्यान से, अगर फॉर्मूला यहां लिख दें हम, तो कूलाम का सूत्र था F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। अगर ध्यान से देखो आप, ध्यान से, तो दोनों में 1/r स्क्वायर आ रहा है ना, दोनों में 1/r स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब दोनों प्रतिलोम वर्ग नियम का पालन करते हैं, प्रतिलोम वर्ग नियम का पालन करते हैं। 1/r स्क्वायर दोनों में आ रहा है, दोनों ही दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो लिखेंगे समानताएं में नंबर 1 पॉइंट, कूलाम बल व गुरुत्वाकर्षण बल दोनों ही प्रतिलोम वर्ग नियम का पालन
करते हैं, पहला पॉइंट। ठीक है, 1/r² भाई दोनों में आ रहा है, इसका मतलब दोनों ही प्रतिलोम वर्ग नियम का पालन करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दोनों ही संरक्षी बल हैं, दोनों ही संरक्षी बल हैं। संरक्षी बल याद है ना, जिनका वर्कडन रास्ते पर निर्भर नहीं करता। बिल्कुल, मतलब क्या हुआ, जिनका कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करता, वो संरक्षी बल होते हैं। हम लोग इसको कहाँ पढ़े हैं, 11th में, है ना। जो भाई नहीं पढ़ा ध्यान देगा, दोनों ही संरक्षी बल है, मतलब दोनों का कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करता, है ना। जैसे मान लो आप अपने स्कूल से घर जा रहे हो, तो कौन सा रास्ता फॉलो किए हो मैटर नहीं करे, काम वही हो रहा है, उतना ही काम होगा सब रास्ते से। या फिर आप चाहे सलोनी घर की तरफ से जाओ, चाहे साक्षी घर की तरफ जाओ, सारी बातें क्या हैं, सेम रहेंगी। बात समझ रहे हो, सब में क्या रहेगा, वर्कडन समान रहेगा, कि काम किया गया समान होता है, संरक्षी बल है। तीसरा समानता होगा, दोनों ही केंद्रीय बल हैं। कैसे बल हैं, केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल क्या होता है और समझते हैं। जैसे मान लो बच्चे, ये हमने कहा ये है कूलाम, देखो ये है Q1 Q2, ये है दो आवेश, इनके बीच की दूरी मान लेते हैं ये R है। तो भाई हमने कहा केंद्रीय बल है, इसका मतलब अगर ये एक प्लस मान लेते हैं, एक को हमने मान लिया प्लस है, एक को मान लिया हमने नेगेटिव है, तो एक दूसरे में क्या होगा, आकर्षण होगा ना, इस प्रकार से। मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनको जोड़ने वाली जो लाइन है, इनको जोड़ने वाली जो लाइन है, उसके अनुदिश केंद्र की ओर काम करते हैं, इसलिए इसको केंद्रीय बल कहते हैं, सेंट्रल फोर्सेस हैं। ये जो बल है F, ये बल कैसा लग रहा है, केंद्रीय बल है, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा पर ही बल लग रहा है, इसे कहते हैं केंद्रीय बल। वैसे ही अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें, अगर मान लो एक द्रव्यमान M1 यहाँ है, एक द्रव्यमान M2 यहाँ है, तो गुरुत्वाकर्षण बल तो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, F ये गुरुत्वाकर्षण है, जिसमें G चिपका दिए, है ना, F और G। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, स्थिर वैद्युत है, तो इसलिए इसमें E चिपका दिए, मतलब बता रहा है कि स्थिर वैद्युत बल है ये, और गुरुत्वाकर्षण बल है। द्रव्यमान के बीच में लग रहा है, आवेश के बीच लग रहा है, ठीक है ना। दोनों ही केंद्रीय बल हैं, देख लो ध्यान से। दोनों को जोड़ने वाली लाइन के बीच जो रेखा है, ये दोनों द्रव्यमान, इनके बीच रेखा जो है उसके अनुदिश काम कर रहे हैं, तो केंद्रीय बल कहते हैं इसे। जब दोनों सेंटर की तरफ काम करें, जब दोनों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश केंद्र की ओर जब बल लगता है, बाहर की ओर लगे। अगर मान लो ये दोनों पॉजिटिव होते, तो ये बल इधर लगता, ये बल उधर लगता, लेकिन इसी रेखा के अनुदिश लगता। ऐसा नहीं कि एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। दोनों ये तो एक ही तरफ लगेंगे, तो विपरीत दिशा में लगेंगे। अगर एक प्लस एक माइनस है तो अट्रैक्टिव होगा, आकर्षण बल होगा, है ना। अगर दोनों प्लस प्लस होंगे तो प्रतिकर्षण बल दूर की तरफ होगा, लेकिन इसी लाइन के अनुदिश होगा, इसे कहते हैं केंद्रीय बल। तो ये हो गई 3 समानताएं, ठीक है ना, इसको आप नोट कर लो। बात करते हैं इसकी अंतर की। नोट कर लिए जी। तो भाई लिखेंगे अंतर।
अब हम दोनों में समानताएं समझ चुके हैं, दोनों में क्या क्या समानताएं हैं। अब दोनों में समझते हैं अंतर क्या है। दोनों में क्या समझेंगे? अंतर समझेंगे। तो डालेंगे हेडिंग अंतर। अंतर यानी कि डिफरेंस, है ना। तो अंतर क्या क्या है बोलो अमन, है ना। अच्छा, अंतर बताने की बात हो रही ना। अभी अंतर बताएंगे अमन, है ना, कि हम समय से जाते हैं और समय से नहीं आती है, ये भी तो अंतर है ना भाई। अंतर में लिखेंगे पहला इधर कूलाम बल में, इधर जो है ये जो है कौन सा बल है भाई? तो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है भाई। देखो पहला अंतर ये है कि ये जो है कूलाम बल में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। अगर समान समान आवेश हैं प्लस प्लस तो प्रतिकर्षण होगा, प्लस माइनस है तो आकर्षण होगा। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल में सदैव आकर्षण होता है, क्योंकि द्रव्यमान द्रव्यमान के बीच लग रहा है, उसमें प्लस माइनस कहाँ होता है, उसमें केवल क्या होगा? आकर्षण होगा। पहला अंतर समझ में आया? लिख लो। तो लिखोगे कूलाम बल में आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों होता है। इसमें लिखेंगे इसमें केवल आकर्षण होता है, इसमें केवल आकर्षण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल में केवल आकर्षण होता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट पे आएंगे जी। सेकंड पॉइंट लिखेंगे बच्चे, इसमें या इसमें लिख लो ऐसे, इसमें के यानी माध्यम का परावैद्युतांक के का मान माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है ना। इसमें के का मान माध्यम पर निर्भर करता है, किसमें? कूलाम बल में। और लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल में इसमें जी का मान माध्यम पर निर्भर नहीं करता। ठीक है। अगर दो द्रव्यमान जो है चाहे जहां रख दो, आप तेल में रख दो, पानी में रख दो, है ना, मिट्टी के तेल में रख दो, पेट्रोल लिख दो, है ना, चाहे जहां रख दो, जहां अंतरिक्ष में ले जाओ, जहां उसके घर में ले जाओ, दिक्कत नहीं आएगी। हर जगह क्या होगा? जी का मान नियत है 6.67 10⁻⁻11 और कन्फर्म है, सेव तो नहीं होगा बार बार। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर फिक्स है। लेकिन इसमें क्या है? जी का मान भाई निर्भर करेगा आवेश पे, कि किस जो आवेश है किस माध्यम में आपने रखा है। जल में परावैद्युतांक उसका कितना होगा? 81 होता है। हमने कहा अभी अगर उसको मोम में रख दे तो 10 हो जाएगा, अगर उसको धातु में रख दे तो अनंत हो जाएगा। तो सबके लिए भाई अलग अलग होगा, है ना। के की वैल्यू निर्भर करेगी माध्यम पे, लेकिन जी की वैल्यू कहीं निर्भर नहीं करती, है ना। बात समझ में आई? अगला पॉइंट इसका लिखना चाहें, इसमें लिख सकते हैं यह आवेशों के बीच लगता है, यह आवेशों के बीच कार्य करता है। और इसमें लिखेंगे यह द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। ठीक है भाई।
यह आवेशों के बीच काम करता है कौन, तो कहोगे कूलाम बल। और गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। क्लियर हुआ मामला? यहां तक कोई समस्या है बताओ? अब एक सवाल करेंगे, बहुत बेहतरीन सवाल है, एग्जाम में कई बार आया है, गजब सवाल है। इसमें जो वैल्यू आपको बताई जाएगी डायरेक्ट याद कर, नोट कर लिया इतना पहले। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एक न्यूमेरिकल की, इस पे बेस्ड। सवाल लिखेंगे आप, ठीक है भाई? कह रहा है कि लिखो बच्चे, सवाल लिखो, प्रश्न लिखेंगे। दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं, ठीक है? प्रश्न हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग लिखेंगे। दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं। दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं। दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं। मान लेते हैं दूरी r है, ठीक है? कुछ दूरी पर रखे गए हैं। तब इनके बीच लगने वाले, तो इनके बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल, मतलब कूलाम बल, ब्रैकेट में लिख लो। स्थिर वैद्युत बल जब भी है मतलब कूलाम बल की बात कर रहा है। तो इनके बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल, ब्रैकेट में कूलाम बल मतलब हुआ। तो इनके बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल यानी कि कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, क्या ज्ञात करना है भाई? Fe और Fg का अनुपात ज्ञात करना है, मतलब स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात ज्ञात कीजिए। बोलो, बात समझ में आई जी? कोई समस्या किसी को यहां तक? कूलाम बल और भाई गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात ज्ञात करना है ना? इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसका डायरेक्ट आंसर जो है आपको याद कर लेना, बता रहे हैं कैसे आएगा, ठीक है? एक बार सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। अब देखो, सबसे पहले बताओ इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? भैया इलेक्ट्रॉन पे आवेश यानी Q1 Q2 दोनों का मान होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। हमने कहा वैल्यू याद करना है, साइन से मतलब नहीं है, हमने मैग्नीट्यूड लिया है, परिमाण केवल, है ना? अब भाई हमने कहा इसके बीच की दूरी तो r हमने ले लिया है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है आपको शायद हमने बताया है, 9.1 10⁻31 किलोग्राम, है ना? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना? तो यही m1 हो जाएगा और यही m2 हो जाएगा, बराबर है ना? मतलब m1 m2 एक ही इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो बराबर ही होगा ना, m1 m2 बराबर होगा, ठीक है जी? अब भाई और निकालते हैं पहले कूलाम बल। भाई कूलाम बल क्या होगा? तो कहेंगे सर ऐसा है ना, कूलाम बल होता है Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो F के नीचे थोड़ा E लगा देंगे पैरों में, है ना? समझ रहे हो ना? तो उसे कहेंगे कूलाम बल। फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो कहोगे K Q1 Q2/r²। भाई हम मान लेते हैं कि दोनों किसमें है? निर्वात में। बोल दिया है ना हमने सवाल में बोला है ना, तो ठीक है, निर्वात या वायु मान लेते हैं। नहीं बोला तो लिख लेना आप, ठीक है? निर्वात या वायु में है, नहीं माध्यम रखना पड़ेगा उसके लिए फिर अलग से। अब देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K की वैल्यू क्या है? 9 × 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू 1.6 10⁻19। QT की वैल्यू भी इतनी होगी, तो इसको लिख लो फिर से 1.6 10⁻19 अपॉन में r²। कोई समस्या यहाँ तक नहीं? अगर बात करें हम गुरुत्वाकर्षण बल Fg की, तो आएगा G m1 m2/r²। भाई यहाँ G की वैल्यू 6.67 10⁻11
M1 M2 है 9.1 10 की पावर माइनस 31, 9.1 10 की पावर माइनस 31, ठीक है, क्लियर है मामला, अपॉन आर स्क्वायर। अब भाई ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ऊपर नीचे वाला सेकंड हो गया, है ना। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इस वाले को फर्स्ट माना, इस वाले को सेकंड मान लिया, ठीक है ना यहाँ तक। अब देखो, अब अगर हमें इसका अनुपात निकालना है तो हम समीकरण एक को भाग कर देंगे किससे, 2 से। तो आओ देखते हैं इधर क्या होगा। तो भाई एफ ई अपॉन एफ जी भाग करोगे तो आएगा 6, पहले क्या है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 2 बार इसका स्क्वायर, अपॉन में आर स्क्वायर, अपॉन पूरे का 6.67 10 की पावर माइनस 11 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, इसका भी स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर समान है, दूरी कट गई, है ना। और भाई यहाँ से इसको जब सॉल्व करोगे तो हमको लगता है आप लोग सॉल्व कर लोगे, है ना। कैलकुलेशन है, कब करोगे, घर में जाकर आराम से बैठ के फुर्सत में चाय पीते हुए कर लोगे, है ना। अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू एग्जैक्ट कितनी आएगी, देखो एग्जैक्ट आएगी 4.17 10 की पावर 42, एग्जैक्ट इतनी आएगी, ठीक है, बात समझ रहे हो, इतना एग्जैक्ट आएगी भाई। और देखो एफ ई अपॉन एफ जी हमने बोला है, कभी कभी एग्जाम में एफ जी अपॉन एफ ई पूछ लेता उल्टा करके, तो -42 आसपास हो जाएगा, उल्टा कर देंगे तो, है ना। तो अप्रॉक्सीमेट अगर बात करें तो थोड़ा मोटा मोटा बात करें, 10 की पावर 42 के आसपास इसका आंसर आता है। अगर इसको छोड़ दे तो नेग्लेक्ट कर दे तो 10 की पावर 42 के ऑर्डर का, इस कोटि का, मतलब 10 की पावर 42 कोटि का आता है। मतलब समझ सकते हो कि स्थिर वैद्युत बल, कूलाम बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना ज्यादा गुना है, 10 की पावर 42 गुना ज्यादा काम करता है। बात समझ रहे हो, मतलब कौन ज्यादा मजबूत है इस समय, वैद्युत बल या कूलाम बल, है ना। स्थिर वैद्युत बल यानी कूलाम बल क्या है, 10 की पावर 42 गुना मजबूत है, किससे, कूलाम बल से। तो कूलाम बल एक वीक फोर्स है, एक क्या है, कमजोर बल होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया भाई। तो इसमें अप्रोक्सीमेट में किताब में आंसर कभी कभी ऐसे दिया, कभी एग्जैक्ट बोलेगा तो मान लो इतना आता है सॉल्व करने के बाद, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। कोई समस्या जी यहाँ तक। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करने वाले हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे। तो यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू बच्चे, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।